हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो वैकेंसी निकली है उसका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। यह पेपर 8/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। आज इस पेपर के हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A hall is 14 meter long and 11 meter broad. If the sum of the areas of the floor and ceiling is equal to the sum of the areas of the four walls, then the volume of the hall is. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें एक हॉल दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 14 मीटर लॉन्ग है, 14 मीटर लॉन्ग है और 11 मीटर ब्रॉड है। ठीक है, अब इसके जो एरिया है किसका, फ्लोर और सीलिंग का, उसका सम किसके इक्वल है? उसका सम इक्वल है एरियाज ऑफ द फोर वॉल्स के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर प्लस सीलिंग इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर और सीलिंग का क्या होगा? 14 इंटू 11, तो ये क्या हो जाएगा? 14 इंटू 11 प्लस 14 इंटू 11। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे सम ऑफ एरियाज ऑफ फोर वॉल कहें या फोर साइड्स कहें तो ये क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि हाइट जो है वो h है। यहाँ पे हमें हाइट के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, h हाइट मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ एरियाज, सम ऑफ एरिया हो जाएगा ट्वाइस। फोर वॉल होंगी तो फोर वॉल में से दो वॉल कहाँ होंगी? दो वॉल इस 11 मीटर पे अटैच होंगी और दो वॉल कहाँ होंगी? दो वॉल इस 14 मीटर पे अटैच होंगी। ये 14 मीटर, ये 14 मीटर, तो ट्वाइस इंटू 14 इंटू एच प्लस ट्वाइस इंटू 11 इंटू एच। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 308। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 28h प्लस 22h, तो 50h जो हो जाएगा वो 308 हो जाएगा। तो h कितना हो जाएगा? h हो जाएगा 6.16 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है किसी भी क्यूब का L इंटू बी इंटू एच। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया? L हो गया 14, B हो गया 11 और H कितना हो गया? 6.16। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 154 इंटू 6.16 और ये हो जाएगा 948.64 मीटर क्यूब। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 3 birds fly along the circumference of a jungle. They complete one round in 27 minutes, 45 minutes and 60 minutes respectively. Since they start together, when will they meet again at the starting position? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप 27, 45 और 60 इसका LCM निकाल लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 30। फिर से 2 करेंगे, 27, 45 और 50। 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 5। 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5। 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 और 5 से करेंगे तो 1, 1 और 1। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 3 जा 45 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 135। 135 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। तो 135 इंटू 4 कितना होता है? 540 होता है। तो ऑप्शन बी हमारा
सही होगा। A is 30% more efficient than B and B can finish a certain job in 13 days. How many days will A alone take to complete the same job? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे A और B दे रखे हैं। A is 30% more efficient than B। अगर A किसी कार्य को 1.3 एफिशिएंसी से करता है, बात हो रही है एफिशिएंसी की, तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 1 है। इसका मतलब जो टाइम ए को लगेगा वो 1 लगेगा और बी को कितना टाइम लगेगा, 1.3 लगेगा। इसका मतलब बी को ए से ज़्यादा टाइम लगेगा किसी काम को करने में। अब बी उस सर्टेन जॉब को कितने दिन में कर रहा है, 13 डेज में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 13 डेज में कर रहा है। तो 13 से 1.3 क्या डिफरेंस आ गया, 10 का आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी सेम 10 का प्रपोर्शन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 डेज। क्या आ जाएगा, 10 डेज। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। द टोटल कंजम्पशन ऑफ राइस इज 20 kg पर मंथ फॉर अ फैमिली। As the price of rice increases by 35%, the family reduces its consumption so that the expenditure of rice is increased only by 8%. What is the new consumption of rice per month due to the increase in the price of rice? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू consumption in kg into प्राइस। प्राइस किसका, पर केजी, किसी भी चीज का पर केजी, ये एक्सपेंडिचर होता है। तो अभी एक्सपेंडिचर क्या दे रखा था, एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन दे रखा था 20 kg। ठीक है फ्रेंड्स, 20 kg और उसका कुछ प्राइस था P। अब एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड ओनली बाय 8%। तो अब नया एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर ई डैश कितना आ गया है, ई डैश है 1.08 ई। ठीक है फ्रेंड्स, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 35%। तो न्यू प्राइस क्या है, न्यू प्राइस है 1.35 पी। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे लिखेंगे ई डैश इज इक्वल टू क्यू डैश इंटू पी डैश। ई डैश कितना है, 1.08 ई के बराबर। क्यू डैश हमें निकालना है, पी डैश कितना है, 1.35 पी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस ई की जगह मैं इस 20 पी को रख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1.08 इंटू 20 पी इज इक्वल टू क्यू डैश इंटू 1.35 पी। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21.6 पी इज इक्वल टू क्यू डैश इंटू 1.35 पी। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू डैश क्या आएगा, क्यू डैश आएगा 21.6 डिवाइड बाय 1.35 और ये आ जाएगा 16 kg। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। Radha sold a watch at a profit of 12.5%. If she had sold it for rupees 50 more, then the profit would have been 15%. The initial selling price of the watch is। तो राधा ने एक वॉच को सेल किया है कितने प्रॉफिट पे, 12.5% के प्रॉफिट पे। अगर उस सेल प्राइस पे अगर वो 50 रुपये और महंगा बेचती तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, उसको होता 15% का प्रॉफिट। तो हमें बताना है कि उसकी शुरुआती सेलिंग प्राइस क्या रही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आया था, 12.5% का। तो 12.5 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई 112.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें दे रखा है कि
अगर वो 50 रुपये और इस सेलिंग प्राइस से महंगा बेचती, तो ये क्या दे रखा है, अभी जो उसने 112.5 अपॉन 100 CP का जो सामान बेचा है, ठीक है, अगर वो उससे 50 रुपये और महंगा बेचती तो उसको कितने % का प्रॉफिट होता, उसको होता 15% का प्रॉफिट। तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता है 115/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आंसर को निकालते हैं। तो फ्रेंड्स 112.5 अपॉन 100 की जगह मैं 1125 अपॉन 1000 लिख सकता हूँ, मैंने पॉइंट हटा दिया है, प्लस 50 इज इक्वल टू, यहाँ भी मैं 1150 अपॉन 1000 लिख सकता हूँ कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 1150 माइनस 1125 अपॉन 1000 CP। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 CP इज इक्वल टू 50,000। तो CP क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा 2000 रुपीज़। ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या जानना था, हमें जानना था द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इज। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, इनिशियल सेलिंग प्राइस हो जाएगी 112.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये क्या आ गया 1125 इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2250 रुपीज़। ये क्या है, ये इनिशियल सेलिंग प्राइस है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। A, B and C agree to pay their total telephone bill in the proportion 3:5:7. A pays the first month's bill of rupees 400, B pays the second month's bill of rupees 560, and C pays the third month's bill of rupees 840. How much amount should be paid to settle the accounts? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टेलीफोन का बिल है वो किस प्रोपोर्शन में पे करने की बात है, 3:5:7 में। तो A रेशियो B रेशियो C क्या है, 3:5:7। टोटल मंथ बिल कितना पे किया है, टोटल बिल तो पहले मंथ का कितना था, 400 था, दूसरे मंथ का 560 था, और तीसरे मंथ का कितना था, 840 रुपये। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 1800 रुपीज़। तो इन्होंने किस प्रपोर्शन में बात करी है पे करने की, 3:5:7। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 3x प्लस 5x प्लस 7x, और ये कितना बिल, टोटल बिल पे किया था 1800। तो x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 1800। तो x जो है वो कितना आ जाएगा, 120। ठीक है फ्रेंड्स, तो A, B और C को कितना कितना पे करना था, A को 3x कितना हो गया 360, B को कितना करना था 5x मतलब 600, और C को कितना करना था 840 रुपये। ठीक है, A ने पे कितना किया, A ने पहले मंथ कितना पे किया 400 रुपये, B ने कितना पे किया 560 रुपये, और C ने कितना किया 840 रुपये, 840 रुपये। तो ये तो कैंसिल हो गया। 600 इसने पे किया था, 560 से 560 से पे करना था, इसको कितना रुपए देना है, इसको देना है 40 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, देना कितना है 40 रुपये। 360 रुपये इसको देना था, इसने दिया कितना 400 रुपये। तो ए को वापस कितने मिलेंगे, ए को मिलेंगे प्लस 40 रुपये, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 40 रुपये, मतलब बी को अभी कितना देना है सेटल करने के लिए अकाउंट्स, बी को देना है 40 रुपये का। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5:3 रिस्पेक्टिवली। If a man walking along the boundary of the park at the speed of 6 km/h completes one round in 10 minutes, the area of the park is। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 5:3। इफ अ मैन वॉकिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट अ स्पीड,
स्पीड ऑफ मैन कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, तो उसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट्स का टाइम लगता है। तो हमें पार्क का एरिया बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर ऑफ पार्क, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस L प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर L अपॉन बी 5:3 है तो L कितना हो जाएगा, 5B अपॉन 3। तो चलिए यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 5B/3 प्लस B। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16B अपॉन 3। ठीक है, आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 16B/3। स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 10 मिनट्स। तो इस मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेते, तो ये हो जाएगा 10/60। तो यहाँ से हम b निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 16B इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपका 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3। तो b कितना आ गया, b आ गया 3/16। ये क्या है, ये है आपका किलोमीटर में। इसको अगर मीटर में करेंगे तो 1000 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, ये b आ जाएगा आपका 3000 डिवाइड बाय 16। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, 3000 डिवाइड बाय 16। तो L कितना आ जाएगा, L आ जाएगा आपका 5B 3000 अपॉन 16 डिवाइड बाय 3। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1000। तो ये क्या आ गया, L आ गया आपका 5000 अपॉन 16। तो आपको एरिया निकालना था। एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो L क्या है, 5000/16। B क्या है, 3000/16। ठीक है फ्रेंड्स, और सॉल्व करने पे एरिया क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है 58,593.75 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। Ram sold an article for rupees 1,476 after allowing a 20% discount on its market price. If he had not allowed any discount, he would have earned a profit of 24%. What is the cost price of the article? तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ क्या दे रखा है, मान लेते हैं मार्केट प्राइस जो है, राम ने जो आर्टिकल बेचा उसकी मार्केट प्राइस x थी, उस पर डिस्काउंट या छूट कितने परसेंट की मिली, छूट मिली उस पर 20% ऑफ x। तो छूट के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 80/100 इंटू एक्स। और ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर थी, ये थी 1476 रुपये के बराबर। तो x क्या आ गया, x आ गया आपका 1476 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। ठीक है फ्रेंड्स, और x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया 1845 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, उसको होता 24% का प्रॉफिट। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस क्या आती है, सेलिंग प्राइस होती है 100 प्लस p परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या दे रखी थी 1845, प्रॉफिट कितना होता 24% का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाता आपका 100 प्लस 24 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आ जाता, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1845, 100 इधर चला जाएगा और ये 100 प्लस 24 124 नीचे आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है 1487.9 रुपीज़। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। The average age of students, boys and girls of a class is 16.8 years. The average age of the boys in the class is 17.6 years and that of the girls is 16.4 years. The ratio of number of boys to the number of girls in the class is. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दे रखा है, एवरेज एज दे रखी है स्टूडेंट्स की जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स है, वो कितनी है 16.8 ईयर्स है। एवरेज एज बॉयज़ की कितनी है क्लास में 17.6 ईयर्स है और गर्ल्स की कितनी है क्लास में 16.4 ईयर्स है। तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो क्लास का क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लिख लेते हैं
सम ऑफ एज ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये पूरी क्लास का आ गया। ये कितना था, 16.8 ईयर्स था। ठीक है, दूसरा सम ऑफ एज ऑफ बॉयज, तो अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ये कितना था, ये था 17.6। ठीक है, तो यहां से सम कितना आ गया, सम ऑफ एज ऑफ बॉयज, तो ये आ गया 17.6 बी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 1। तो सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ये कितना है, ये है 16.4। तो सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स की एज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 16.4 जी। ये होगी क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो सम ऑफ एज ऑफ बॉयज, ये क्या था, 17.6 बी, प्लस सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स, तो सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स कितना था, 16.4 जी, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 16.8। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17.6 बी प्लस 16.4 जी इज इक्वल टू 16.8 बी प्लस जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17.6 बी प्लस 16.4 जी इज इक्वल टू 16.8 बी प्लस 16.8 जी। बी को इधर ले जाइए, जी को इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17.6 माइनस 16.8 बी बराबर, ये आ जाएगा 0.4 जी। 16.8 माइनस 16.4 क्या होता है, 0.4 जी। और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.4 डिवाइड बाय 0.8, तो ये आ जाएगा 1/2। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। In the first year, the population of a village increases by 10% and in the second year it diminishes by 12%. At the end of the second year, its population was 14,520. What was the population at the beginning of the first year? तो किसी गांव की जो जनसंख्या है वो पहले साल इंक्रीज होती है 10% और दूसरे साल वो कम होती है 12%। दूसरे साल के आखिरी में उस गांव की जनसंख्या 14,520 है। तो हमें बताना है कि फर्स्ट ईयर से के शुरुआत में कितनी पॉपुलेशन उस गांव की रही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं लेट द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर कितनी मान लेते हैं, 100 पी मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में अगर मैं बात करूं तो ये क्या हुई थी, ये इंक्रीज हुई थी कितने, 10% से। तो 10% ऑफ 100 पी प्लस 100 पी, तो ये आपका हो गया 110 पी। ठीक है फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इट विल बी डिक्रीज्ड बाय 12%। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ये क्या हुई थी, कम हुई थी। कितने से कम हुई थी, 12% ऑफ 110 पी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 110 पी माइनस 12/100 इंटू 110 पी। ठीक है, और इसको सोल्व करने पे क्या आता है, इसको आता है 96.8 पी। ठीक है, अब ये जो 96.8 पी है ये किसके बराबर है, ये है 14,520 के बराबर। ठीक है, तो हमारा पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा हमारा 14,520 डिवाइड बाय
96.8। और हमें निकालना क्या है, निकालना हमें पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। ये कितना था, 100p था। तो यहाँ पे अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14520 मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर मैं लिखता हूँ तो नीचे क्या लिख दूंगा, 968 पॉइंट हटा दिया। और इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी वैल्यू आएगी, चलिए देख लेते हैं। ये आ जाएगा 242, ये आ जाएगा 36300, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है 15,000। तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कितनी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन थी हमारी 15,000। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/4 ऑफ 3/2 डिवाइड बाय, ये ब्रैकेट में है, 2 3 जा 6, 6 + 1 7/2 माइनस 5/4 ऑफ 3/2 माइनस ये भी 3/2 हो जाएगा डिवाइड बाय 9/4 प्लस 4/3। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑफ साइन को हटाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/8 डिवाइड बाय, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हम 4 एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 14 माइनस 5 ऑफ 3/2 माइनस 3/2। डिवाइड के साइन को हटाते तो मल्टीप्लाई आ जाता है, मल्टीप्लाई आता है तो ये जो वैल्यू है ये उल्टी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 4/9 हो जाएगी प्लस 4/3। ये क्या हो जाएगा 3/8 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4 ऑफ 3/2 माइनस यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3, तो ये आ जाएगा -2/3 प्लस 4/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/8 डिवाइड बाय, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27/8, ठीक है, -2/3 प्लस 4/3। डिवाइड के साइन को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 8/27 -2/3 प्लस 4/3। ये आ जाएगा 9, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/9 माइनस 2/3 प्लस 4/3। 9 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 माइनस 6/9 और ये आ जाएगा हमारा 7/9। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। A fruit seller had some apples. He sells 30% of the apples and still has 245 apples left with him. The number of apples he had with him initially was. तो देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं उसके पास 100% जो एप्पल थे उसमें से उसने बेचा कितना, उसने बेचा 30%। ठीक है फ्रेंड्स, ही सेल्स 30%, तो अभी उसके पास कितना बचा, 70% बचा होगा। ठीक है, बेचा कितना उसने, 30%। अब ये 70% जो उसके पास बचा है ये किसके बराबर है, 245 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, 100% को हम x मान लेते हैं, 30% बेचने के बाद बचा कितना, 70%, और ये 70% कितना है, 245 के बराबर है। तो 70% क्या हो गया, 245। तो 1% क्या हो जाएगा, 245 डिवाइड बाय 70। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.5। तो जब 1% 3.5 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 3.5 इंटू 100, जो कि हो जाएगा 350। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 190 किलोमीटर। A bus starts from A at 6 a.m. and travels towards B at 40 km per hour. Another bus starts from B at 7 a.m. and travels towards A at 50 km per hour. At what time will they meet? तो देखिए फ्रेंड्स, दो डिस्टेंस है A और B, ठीक है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 190 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक बस सुबह 6 बजे ए से चलती है बी की तरफ, मॉर्निंग में 6 AM पे, और किस स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दूसरी बस
7 AM पे बी से ए की तरफ चल रही है और किस स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो हमें बताना है कि वो कितने बजे एक दूसरे के साथ मिलेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं ए जो है वो x डिस्टेंस कवर कर रहा है, x डिस्टेंस, ठीक है। तो बी कितना करेगा, बी करेगा 190 माइनस एक्स, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। फॉर बस ए डिस्टेंस कितना कवर किया, x किलोमीटर का, किस स्पीड से कवर किया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, और टाइम क्या लिया, t लिया, ठीक है। फॉर बस बी डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया 190 माइनस एक्स, किस स्पीड से कवर किया, 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लिया, टाइम ए ने लिया था t, बी क्या करेगा, उससे 1 घंटा कम लेगा। वो क्यों लेगा, क्योंकि ये 6 बजे चली थी बस और ये 7 बजे, तो 1 घंटा कम समय ये बी बस लेगी। तो यहाँ क्या आ गया, x इज इक्वल टू 40t, और यहाँ क्या आ गया, ये आ गया 190 है माइनस एक्स इज इक्वल टू 50t माइनस 50, ठीक है फ्रेंड्स। x क्या है, x 40t है, तो इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 190 माइनस 40t इज इक्वल टू 50t माइनस 50। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90t इज इक्वल टू 240। तो t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा आपका 2.66, ठीक है, 2.66 आर, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 आवर प्लस जो हमारा 0.66 है, 0.66 इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा मिनट। तो ये आ गया आपका 2 आवर प्लस 40 मिनट, ठीक है फ्रेंड्स। तो 6 बजे जब हमारी बस ए चली थी, 6 बजे, कितने बजे, 6 बजे, ये टाइम दे रखा है। 6 बजे जब हमारी बस चली थी तो वो कितने बजे मिलेंगी, वो मिलेंगी 6 बजे AM पे 2 घंटे 40 मिनट बाद। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 8 AM और 8:40 पे, 8:40 पे मॉर्निंग के। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। The difference between a 2-digit number and the number obtained by interchanging the digits is 54. What is the difference between the sum and the difference of the digits of the number if the ratio of the digits of a number is 1:3? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें क्या दे रखा है, यहाँ हमें एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। अगर उस 2 डिजिट नंबर की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया जाए और उनके बीच में सब्ट्रैक्शन किया जाए तो वो कितना आएगा, 54 आएगा। अब हमें बताना है कि उन 2 डिजिट के बीच का सम और उन 2 डिजिट के बीच का डिफरेंस का अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा, अगर वो डिजिट का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है, 1:3 दे रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं लेट, तो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स मान लेते हैं, जो यूनिट डिजिट पे वो x है, एंड जो 10th डिजिट पे है, जो 10th डिजिट पे नंबर है वो क्या है, y मान लेते हैं, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा, देन द नंबर इज 10x प्लस y, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये 10th डिजिट पे है तो इसको भी हमने 10th डिजिट के बराबर इक्विवेलेंट रख दिया। ये यूनिट डिजिट हो गई, ये हमारी क्या हो गई, 10th डिजिट हो गई। अगर आफ्टर इंटरचेंजिंग द नंबर इज, तो इंटरचेंज होने के बाद नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें दिया क्या है, हमें इनका डिफरेंस दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, डिफरेंस 10y प्लस x, ये किसके बराबर है, ये है 54 के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9x माइनस 9y, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा आपका
6। ठीक है फ्रेंड्स, x माइनस वाई कितना हो गया 6। इक्वेशन 1 दे दीजिए। हमें और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो नंबर हैं उनके बीच का जो रेशियो है वो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई जो है वो क्या है, या 3:1। ठीक है, तो x क्या हो गया, x हो गया 3y। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा 3। ठीक है फ्रेंड्स, अगर y 3 है तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 9। ठीक है, x 9 y 3। तो सम ऑफ डिजिट्स x प्लस y है ना, ये क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 9 माइनस 3, ये हो जाएगा 6। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है लास्ट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम, सम कितना है 12 है, एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स 6। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 12 माइनस 6, आंसर आ जाएगा 6। ये क्या है, ये हमारा आंसर ऑप्शन सी हमारा सही होगा। The compound interest on a certain sum for 2 years at a certain rate of interest is 1996.80 rupees if the interest is compounded annually, and the simple interest on a same sum for the same time and at the same rate of interest is rupees 1920. The amount for the same sum interest compounded annually at the same rate of interest for 3 years is। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला फॉर 2 years वो कितना था, वो था 1996.80। और जो सिंपल इंटरेस्ट था फॉर 2 years वो कितना था, वो था 1920 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है डिफरेंस ऑफ SCI एंड SI, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 years फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर सेकेंड ईयर, ये किसके बराबर होगा, ये होगा सम ऑफ 2 year CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सम ऑफ 2 year सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1996.8 माइनस 1920, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 76.8 रुपीज़। ठीक है, अब 2 साल के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या था, 1920 था, तो 1 साल के लिए 1 year के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 1920 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 960 रुपीज़। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% हो जाएगा आपका 76.8, ये तो 76.8 आ गया, डिवाइड बाय 960 इंटू 100%, तो ये आ गया आपका 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 8%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और आपकी साधारण ब्याज 960 रुपये है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 डिवाइड बाय R इंटू टी। समय है 1 साल का, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 960, टाइम है 100, R है 8 और समय है 1, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 12,000 रुपीज़। कितना आ गया, ये आ गया आपका 12,000 रुपीज़। तो कंपाउंड, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द अमाउंट फॉर द सेम सम। सेम सम क्या है 12,000 रुपये, कंपाउंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो क्या निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट होता है आपका, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ अमाउंट, यहाँ क्या आ जाएगा, P क्या है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% और समय क्या है 3 साल। इसको सॉल्व करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या है, वो है 15,116.4
54। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। For more videos, like, share, subscribe our channel. Thank you.